तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हम कौन से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, कौन सा चैप्टर है हमारा जिसको हम पढ़ेंगे आज। ठीक, एक मिनट सभी होल्ड करिएगा ताकि ग्रुप की इसकी लिंक जो है मैं भेज दूं बाकी ग्रुप्स में। ठीक है, कॉपी। सभी को आवाज आ रही है ना? अच्छा, इसमें एक काम करें, ऐसे लोग जिनके आसपास शांति का माहौल हो वो अपना माइक अनम्यूट कर लें। बलराम तिवारी, आवाज आ रही है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, तो आपके आसपास शांत रहे। ठीक है, हल्ला वल्ला ना हो ताकि ये एक्चुअल में मुझे रिस्पांस मिलता रहे आपके एंड से। ओके सर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है या जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, वो आप सभी को पता है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमने पढ़ लिया है। ठीक है, वेपर सॉरी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एब्जॉर्प्शन जो इसमें वर्ड है यही इसको डिफरेंस करता है कंप्रेशन से। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर लिखा है तो इसका कुछ मतलब होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेंस क्या होता है। तो सेंस समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्शन में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंसीडर करें फॉर द इंस्टेंस, ठीक है, just a minute, हम अगर एक डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ठीक, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम उसमें हम क्या करते थे कि हम यहाँ पर एक इवापोरेटर बना देते थे। ठीक है, इवापोरेटर यहाँ से, फिर यहाँ पर आपका एक कंप्रेसर हो जाता था जो कंप्रेस्ड करता था। ठीक, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर हमारे थर्ड में कंडेंसर होता था जिसको संघनित्र बोलते थे। फिर यहाँ से चल करके यहाँ पर एक एक्सटेंशन वाल्व लगा होता था और फिर इवापोरेटर में यही होता था। हम बोलते थे यार यहाँ ओकरे से। पाँच दिन के बाद जोन बेल मैन बढ़ाए हैं પછી बेल कोले मैन ना कौन बोल ओकरे रहा पे है? पढ़ाए रहे का क्लास। कौन बोल रहा है ये? किसकी आवाज आ रही थी ये? अब आवाज नहीं निकल रही है? ठीक है, तो ये इवापोरेटर से निकला, इसके स्टेज वन था, और उसके बाद कंप्रेसर से जो आउट हुआ उसका स्टेज टू था, और उसके बाद कंडेंसर से जो निकला उसका स्टेज थ्री था, एट लास्ट एक्सटेंशन वॉल्व से जो निकला उसका स्टेज फोर था। इसी को हम क्या करते थे कि यहाँ पर टीएस डायग्राम्स वगैरह में शो करते थे दो प्रेशर लाइन के बीच में। ऐसा ही होता था। तो यहाँ पर ये क्या था, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको हम वीसीआरएस बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। लेकिन जब हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आया उसमें हमने एक मॉडिफिकेशन किया। तो मॉडिफिकेशन क्या किया
कि जो हमारा कंप्रेशर था, ठीक है, ना हो अलग अलग लगता है आप। कंप्रेशर जो है ये किसकी आवाज आ रही है? आप माइक अनम्यूट कर लें, अदरवाइज आप या तो क्लास से निकल जाएं बाहर। माइक म्यूट करके रखिए या तो फिर क्लास से बाहर रहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमने रिप्लेस किया कंप्रेसर को। ठीक है, किससे रिप्लेस किया? लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम बेसिकली तीन इक्विपमेंट्स बोलते हैं। एक होता है हमारा एब्जॉर्बर, दूसरा हमारा होता है जनरेटर, और तीसरा हमारा होता है ये पंप। एक इसमें वॉल्व भी लगा होता है, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये चार इक्विपमेंट्स को हम यूज करके अकेले एक की जगह हम चार यूज करते हैं। ठीक, तो इन चारों को यूज करके हम क्या करते हैं, एक नया सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक, बात सभी को समझ में आई कि हमने वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा कंप्रेशन सिस्टम से कैसे अलग है। ठीक, अब हम नेक्स्ट चीज ये देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, आपके बुक्स में दिया होगा। ठीक है, बुक में दिया है आपका इस तरह का कुछ डायग्राम। ठीक, तो डायग्राम में देखिए है क्या, बेसिकली आप इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझेंगे, सर बहुत सिंपल है। पहले तो चीजें आपकी जो जान पहचान की चीजें उनको आप ढूंढ लीजिए जो आप इससे पहले पढ़ रखे हैं। ठीक है, वो इक्विपमेंट्स जैसे प्रसार वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व, ये आपने क्या कर रखा है, पहले ही से देख रखा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, उसको ग्रीन से कर देते हैं, जिनको हम पहले से जानते हैं। ठीक है, इससे हम परिचित हैं पहले। उसके बाद ये कंडेंसर है ना, सी फॉर कंडेंसर, इससे भी हम परिचित हैं। ठीक, उसके बाद वाष्पित्र जिसको हम इवापोरेटर बोलते हैं, इससे भी हम क्या है, इंट्रोड्यूस है पहले से। इन तीन के काम, ठीक है ना। अब आप इसको उठा करके देखिए तो आपको कुछ अलग दिख रहा है, सभी को सुनाई दे रहा है। जैसे क्या होता था पहले हम जो फ्लो कराते थे ऐसे फ्लो कराते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि फ्लो ऐसे दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो, लेकिन आपके जो कंपोनेंट्स हैं उसी सीक्वेंस में लगे होने चाहिए। क्लियर है ना। तो देखिए आपने, आपको देख के ये समझ में आया कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये कंडेंसर है, ये हमें नोन है एज इट इज, जैसे हमने वेपर एब्जॉर्ब कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज किया था वैसा यहाँ पर भी है। एक्सपेंशन वाल्व हम वहां भी यूज करते थे, वो यहाँ पर भी है। इवापोरेटर हम वहां भी यूज करते थे, वो यहाँ भी है। लेकिन है क्या अलग, हमारे पास ये अलग है, दिस इज न्यू। क्लियर, ये क्या है हमारे पास, न्यू। ठीक है, ये जो साइकिल है ये साइकिल न्यू है, ये क्या है, न्यू। इसको हम एक काम करते हैं, साइकिल है तो साइकिल को हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ये हमारे पास न्यू है, ये हमारे पास न्यू है, ये प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व है, ये भी हमारे पास नया है। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो ये सिस्टम है इस साइड में, ये हमारे पास क्या है, न्यू है। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो इस ये जो न्यू सिस्टम है हमारा, ये नया जो इंट्रोड्यूस किया गया है, यही पुराने वाले से इसको अलग करता है। क्या क्या अलग है, अवशोषक, अवशोषक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बर। ठीक, ये आपका क्या है, जनित्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरेटर। ये आपका क्या है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, तो ये क्या हो गया आपका, वॉल्व हो गया। ये क्या हो गया, पंप हो गया, तो ये लिक्विड को पंप कर रहा है। ठीक है, तो हमने यही चीज चार चीजें लिखी कि कंप्रेशर को हमने किससे, चार चीजों से अलग कर दिया है। एक है आपका एब्जॉर्बर, दूसरा है आपका जनरेटर, तीसरा है आपका पंप, चौथा है आपका वॉल्व। आपको यही बताया गया ना कि ऊपर के डायग्राम में कि इन चार चीजों से हमने नया सिस्टम बना दिया। ठीक है, तो भाई ये जरूरत क्यों पड़ी, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बाद हमें वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, कोई बता सकता है? माइक अनम्यूट करें। अगर क्लास में अगर कोई इंटरेक्टिव बना रहेगा, देन मेक श्योर दैट यहाँ पर आप सबको एक तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो जब भी आपके सेशनल के मार्क्स वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें आपके इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है।
सो मेक श्योर दैट कि अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है, इफ यू आर नोइंग दिस, अगर आपको इस चीज को पता है तो आप उसका रिस्पॉन्स दें। तो बताइए, कुछ समझ में आया कि नए कंपोनेंट्स हमने क्यों जोड़ दिए? आवाज आ रही है सर सभी को? रेफ्रिज सर बोलो। रेफ्रिजरेटर की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। गुड। और कोई? और कोई बताए? आशीष ने अच्छा जवाब दिया, और कोई? बस। चलिए, तो हम यहाँ देखते हैं ये है कि जो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता था, हम क्या करते थे, उसमें कंप्रेसर यूज करते थे। कंप्रेसर में हम क्या होते थे कि हमारी जो गैस होती थी, गैस को हम क्या करते थे, कंप्रेस्ड करते थे। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि गैस के कंप्रेशन में ज्यादा हमें वर्क देना पड़ता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड, मतलब ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द लिक्विड, लिक्विड में एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमारे पास कम होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर हमने क्या किया, कंप्रेस करने से पहले ही, हमने कंप्रेस नहीं किया इसको, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने पंप कर दिया। ठीक है, पंप करके इसको हम सीधे कहाँ ले गए, जनरेटर में। जनरेटर में हमने उसको हीट दिया, और हमने कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज किए हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या सब्सटेंस यूज किया है, NH3, आप सभी को पता है। ठीक है ना, NH3 क्या है, अमोनिया। साथ में क्या किया, H2O, वाटर। इन दो का हमने यूज किया। इन दो को यूज करने के, क्योंकि हमने क्यों यूज किया, क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर सर्टेन क्वालिटीज है जो कि हमारे काम आ सकती है। तो अब इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं सिंपल में, कि होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है। तो पहले तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, जस्ट मिनट, या तो इसको रहने दीजिए, जस्ट। सर आवाज सभी आ को रही है? स्क्रीन विजुअल है ना? यस सर। अरे C1, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो इसको डिलीट कर दें हम। अब इसके हम एक एक स्टेप्स को देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है, या हमारा जो पर्पस था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से हट करके वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसके पीछे लाने का कंसेप्ट क्या था। तो लाने के कंसेप्ट अगर हम समझ जाएंगे तो हम ऑब्वियस सी बात समझ जाएंगे कि जो भी ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स हैं उनकी हम वर्किंग समझ सकते हैं, उनका एडवांटेज समझ सकते हैं। और लास्ट में जब हम पढ़ेंगे तो बेसिक क्या अंतर है वेपर कंप्रेशन सिस्टम में और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो भी हम क्या करेंगे, इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, देखिए, सबसे पहला है कि हमें कूलिंग इफेक्ट कहाँ मिलता है, वो इवापोरेटर मिलता है। ठीक, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो होता क्या है कि जब ये हम यहाँ पर यूज क्या करते हैं, NH3 एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, और वाटर एज ए एब्जॉर्बर यूज करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बर का मतलब क्या है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। जैसे चीनी है, चीनी में आप पानी है, पानी में चीनी डालोगे तो क्या करता है, एट सर्टेन क्वांटिटी तक क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नमक है, डालोगे तो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अमोनिया और वाटर के साथ H2O एक ऐसा रिलेशन है जो कि हमारे बड़े काम का है। तो होता क्या है कि जो अमोनिया गैस है, ठीक है, अगर आपने वाटर ले लिया है, ठीक है, उसमें अमोनिया गैस डालोगे तो वो बहुत ही घुलनशील है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। प्लस जो अमोनिया और वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है या बॉइलिंग टेम्परेचर है, उसमें 200 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, लगभग लगभग, मतलब इससे ज्यादा ही होता है। तो होता क्या है कि नॉर्मली यहाँ से जब इवापोरेटर से जब हमारी अमोनिया निकली NH3, ठीक है, NH3 क्या निकलेगी, इसके वेपर्स निकलेंगे। तो ये वेपर कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर वाटर रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए ये ट्यूब्स हैं जो कि वाटर के चारों ओर इसको कूल ठंडा कर रही हैं। ठीक है, तो ये वाटर है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वाटर। तो वाटर में क्या होगा कि अमोनिया आकर के मिक्स हो जाएगा। अमोनिया को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, ये अमोनिया आ रहा है NH3, तो ये आकर के क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जब मिक्स हो जाएगा तो आपको पता है कि अमोनिया वाटर में सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इज वेरी हाई,
तो बहुत इजीली इसमें क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। साथ ही साथ ये वेपर आ रहा है, जब हम इसको कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो एक क्वालिटी और होती है कि पानी जितना ठंडा होगा उसकी घुलनशीलता और ज्यादा होगी। तो हम इसको ठंडा करके इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको और बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से हमारे पास वेपर आ रहा है, एक तरह से हमारे पास लिक्विड है, और ये पानी ठंडा है। तो क्या करेगा, ये इजिली जो है इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्व करने के बाद पहले तो शुरू में तो ये बहुत हल्का घोल होगा, ठीक है ना, पानी ही रहेगा, फिर धीरे धीरे अमोनिया आती रहेगी, इसमें मिक्स होती रहेगी, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन और वीक सोल्यूशन आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन और वीक सोल्यूशन केमिस्ट्री में भी है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, जो कि जिसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते क्या है कि हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट अमोनिया की है, तो NH3 जिसमें ज्यादा हो, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। वीक सोल्यूशन जिसमें NH3 के कंटेंट्स क्या हो, कम हो, ठीक है, तो वो हमारा वीक। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, वीक से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बन जाएगा। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं पंप। पहला हमारा जो एब्जॉर्वर है, जो पहला कंपोनेंट हमने कंप्रेसर को रिमूव करके बनाया था, अवशोषक या एब्जॉर्वर, उसका काम हमें समझ में आया। उसका काम हमारा ये था कि जो भी हमारी वेपर अमोनिया आ रही है उसको हम क्या करें, एब्जॉर्ब कर लें वाटर में। और एब्जॉर्ब करने के बाद हमको पता है कि पंप में हमें कम वर्क देना पड़ता है एज कम्पेयर टू द कंप्रेसर। तो हम इसको क्या करेंगे, पंप कर देंगे। पंप करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके प्रेशर इसका हाई होगा, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये यहाँ कहाँ पहुंचेगा, जनरेटर में, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कहाँ पहुंच गया, सॉरी, हमारे पास कहाँ पहुंच गया, ये जनरेटर में पहुंच गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, जनरेटर है। जनरेटर में हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है ना। हीट दे रहे हैं, जैसे आपने कोल को बर्न कर दिया, ठीक है ना, या आपने स्टीम को यूज कर लिया, या आपने सोलर एनर्जी यूज कर ली। जब आपके पास इसी सब्जेक्ट में, इसी चैप्टर में एक सोलर आपका करके सिस्टम आएगा, सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो वहां पर सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मतलब यही है कि द सोर्स ऑफ एनर्जी वी आर यूजिंग फॉर जनरेटर, ठीक है, फॉर द जनरेटर इज सोलर एनर्जी। तो हमने सोलर एनर्जी यूज कर ली, या भाप यूज कर लिया, कोयला यूज कर लिया, या फिर जो भी हमारे हीटिंग का माध्यम हुआ उसको हमने यूज कर लिया। तो इसकी हीटिंग के थ्रू क्या होगा कि जो भी यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में क्या होगा, एक तो H2O होगा और दूसरा NH3 होगा। NH3 ज्यादा होगा। तो होता क्या है, जैसे मैंने बोला कि इन दोनों में 200 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग टेम्परेचर ये वहां पर होता है कि जो अमोनिया का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, अमोनिया जल्दी ही वाष्पित हो जाएगी, ठीक है। जब वाष्पित होगी तो क्या होगी, वो तुरंत यहाँ से निकल जाएगी अमोनिया वाष्प। और जो पानी है अभी तो वो वाष्पित हुआ नहीं है, बॉइलिंग पहुंचा नहीं है उसका, तो वो क्या करेगा, एज इट इज पड़ा रहेगा। तो जब अमोनिया पूरी निकल जाएगी, तो अगेन जो हमारा पानी बचा हुआ है वो क्या होगा, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू वापस बैक हो जाएगा, किसमें, हमारे एब्जॉर्बर में। ऑब्जॉर्बर में आ गया तो इसमें अमोनिया की मात्रा बहुत कम है या नहीं के बराबर है, तो अगेन अमोनिया आपकी इवापोरेटर से आ रही है, ठीक है ना। अगेन आपकी अमोनिया इवापोरेटर से आ रही है, तो यहाँ पर मिक्स होकर के फिर ये रिच स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाएगा, फिर इसको पंप के थ्रू हम पंप करेंगे, फिर ये जनरेटर में जाएगा, फिर अमोनिया यहाँ से निकलेगी। तो ओवरऑल जैसे जो हम कंप्रेसर में हमारा पर्पस क्या होता था कि टेम्परेचर बढ़ाना, प्रेशर बढ़ाना। तो प्रेशर हमने यहाँ से बढ़ा लिया, टेम्परेचर हमने यहाँ से बढ़ा लिया, तो ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अमोनिया को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अमोनिया को कंडेंसर में भेजना। तो वो हमारा काम फ्रूटफुल हो गया, मतलब ऐसा काम हो गया। तो अल्टीमेटली इस तरह से फिर से आपका वही, जैसे कंडेंसर में जाता था, कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद द्रवग्राही एक लिक्विड रिसीवर होगा, वो क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, उसके बाद फिर एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू एक्सपेंड होगी, जिसके थ्रू उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बिल्कुल कम हो जाएगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, इवापोरेटर में भेजेंगे। इवापोरेटर में क्या होगा, जो भी आपके आसपास की हीट होगी, जो भी स्पेस आपको जिसको कूल करना है वहाँ की हीट को ये लेगा, लेने के बाद अगेन फिर ये क्या करेगा, एब्जॉर्बर में आएगा। तो इस तरह से जो आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसकी साइकिल इस तरह से काम करेगी। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज बताएं, क्योंकि 2 मिनट के लिए आप सभी को ये समय दिया जा रहा है कि आप अब इसमें जो भी डाउट है वो शेयर करें, ठीक है, तो आप पूछें। सो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि जो एक्चुअल में वेपर सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम था उसको हमने देख लिया कि क्या होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ खामियां होती हैं, या फिर जैसे इसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ और कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। जैसे आपका कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे पहला है आपको यहाँ मैंने लिख दिया, एक होता है आपका रेक्टिफायर, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका, जैसे एब्जॉर्बर यहाँ पर यूज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपके और कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इसको हम एक डायग्राम समझते हैं, ठीक है।
ये तो सभी को समझ में आ गया, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। ये अरुण कुमार तिवारी आपकी क्लास में कोई है क्या? यस सर। अभी तक ये जुड़े नहीं थे, आज इनको बुद्धि आ रही है जुड़ने के लिए। अरुण कुमार तिवारी, आलोक सिंह, सुंदरम मिश्रा, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमने देख लिया कि सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस तरह से होता है। अब हमारा एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कुछ अलग होता है। तो अलग होता है तो उसके कुछ डायग्राम भी अलग होंगे, तो यहाँ हम डायग्राम उसका देखते हैं। ये डायग्राम सभी को दिख रहा है, क्लियरली यस विजिबल सर। है? यस ठीक सर। है। अब हम ये देखेंगे कि जैसे हमने आप अपनी बुक्स में जब पढ़ोगे इसको, ठीक है, रिवाइज कर लेना। तो आपने सिंपल एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम देख लिया, उसके बाद आपका क्या आता है कि एक्चुअल में वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कुछ अलग होता है। तो कुछ अलग में हम क्या क्या नई नई चीजें करते हैं। तो पहले तो आप एक काम करो कि इससे पहले जो आपने पढ़ रखा है वो उन कंपोनेंट्स को ढूंढो, तो आपको इजिली आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि ये हमारा क्या है, ये हमने कंडेंसर देख रखा था, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद द्रवग्राही भी उसमें था, ये भी देख रखा था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक्सपेंशन वॉल देख रखा था, ये आपका इवेपोरेटर देख रखा था, ये आपका हमने वो देख रखा था, क्या बोलते हैं, अवरोध अवशोषक देख रखा था, ठीक है ना, एब्जॉर्बर देख रखा था। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, ये आपका जनरेटर भी देख रखा था, ठीक है ना, ये भी देख रखा था हमने, ये देख रखा था, ये देख रखा था, पंप देख रखा था, ठीक है ना। उसके लिक्विड ये क्या था, ये आपका पंप हो गया, और ये आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हो गया, ठीक है, ये द्रव लघुकरण वाल्व, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने देख रखी थी। अब हमारे पास नया क्या क्या है ये देखिए। नया हमारे पास एक चीज ये है, रेड से इसको करते हैं, सभी को समझ में आ रहा है ना। नया हमारे पास ये है, ठीक। इसको यस क्या, सर। हाँ, इसका हमारे पास क्या यूज आ गया ये हम देखेंगे, जस्ट मिनट। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये आया है कि नया कंपोनेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ है कि एक्चुअल में इसका पर्पस क्या है, ठीक। तो हमारा सबसे पहला मोटो ये होगा। फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ पर विश्लेषक लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक नया है कुछ, ठीक। उसके बाद ये जो हम सिंगल लाइन भेजते थे जनरेटर से तो हम क्या करते थे, सीधे सिंगल लाइन भेज देते थे कंडेंसर में, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, एक डबल लाइन गई है, उसके बाद फिर सिंगल लाइन हुई है। तो ओवरऑल कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। सर अब कहाँ पे यहाँ एक पर बार फिर से ड्रा कर दीजिए। एक मिनट, पहले हम क्या करते थे कि पहले हम डायरेक्ट जो है जनरेटर से, जैसे था ना, जनरेटर जब था, जनरेटर से डायरेक्ट हमने क्या कर देते थे, कंडेंसर में भेज देते थे, ठीक है ना। ये यहाँ से क्या होता था, डायरेक्ट यहाँ चला जाता था, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, ये पूरा मैकेनिज्म विश्लेषक, मतलब ये आपका, उसके बाद फिर आपका ये अवरोधक, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका क्या कर रहा है, कंडेंसर में पहुंच रहा है। तो मतलब हमारे दो कंपोनेंट यूज हुए हैं, प्लस यहाँ दो लाइन यूज हुई है, एक जाने वाली एक वापस आने वाली। तो कुछ ना कुछ हमें रिवर्ट इसमें मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है उसको हम स्टडी करेंगे, क्लियर है ना। प्लस हीट एक्सचेंजर यहाँ पर यूज हुआ है, एक हीट एक्सचेंजर यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा पर्पस क्या था कि जो एक्चुअल एक्चुअल वेपर कंप्रेशन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसकी इफिशिएंसी को हमें इम्प्रूव करने के लिए हमने किन किन कंपोनेंट का यूज किया है, विश्लेषक का यूज किया है, ठीक है ना, अवरोधक का यूज किया है, और दो दो हीट एक्सचेंजर का यूज किया है। ये बात सभी को समझ में आई? तो फिर आगे बढ़े। ये बात सबको समझ में आई ना। पहले हम क्या करते थे यस कि यस हम सर। डायरेक्ट भेज देते थे, लेकिन अब हम डायरेक्ट नहीं भेज रहे हैं। तो भाई हमारे पास कोई जरूर समस्या क्रिएट हुई होगी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम सबसे पहले देखिए क्या है कि आपको पता है कि NH3 के साथ अमोनिया के साथ वाटर है, ठीक है ना। ठीक है, वाटर का अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है, आप सभी को पता होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, यस सर। पता है। तो अगर मान लीजिए यस अमोनिया के साथ अगर ये जा रहा है, अगर यहाँ से इस पैसेज से जनरेटर के थ्रू कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर के भी चले गए हैं, तो जब वो कंडेंसर होते हुए जब यहाँ इवापोरेटर में पहुंचेंगे तो इसका टेम्परेचर 0 से कम हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर वो पैसेज को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये तो बर्फ बन जाएगा ना, छोटे छोटे पतले पतले पैसेज होते हैं। तो उन पैसेज को क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक करेगा तो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो चोक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट है वो किसी भी सूरत में, किसी भी दशा में, किसी भी सिचुएशन में इट विल नॉट अलाउड टू पास थ्रू द इवापोरेटर। कहीं कुछ भी हो जाए लेकिन हमें ये वाटर ड्रॉपलेट को आगे नहीं भेजना है।
तो फॉर दिस मेजर्स, इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ दो कंपोनेंट्स के यूज किए हैं। पहला क्या है हमारा, विश्लेषक, ठीक। दूसरा क्या है, अवरोधक, ठीक। तो ये क्या करेगा, बात समझ में आ गई ना सभी को कि हमने क्यों इन दोनों को यूज किया है? यस सर। ठीक है ना। तो ये हमारा सर विश्लेषक और अवरोधक का सर मेन हाँ बोलो। सर ये एवापोरेटर की कंडेंसर वाटर कहाँ पर ड्रॉपलेट जो बेटा? आप कह रहे चेंज, जो आप कह रहे वाटर ड्रॉपलेट्स चेंज होगी वो कंडेंसर में चेंज होगी ना? नहीं, कंडेंसर में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या हुआ, ये स्टीम के थ्रू ही जा रही है ना, ये यहाँ पर ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या है कि पानी के कंटेंट, H2O के कंटेंट, वो चाहे वेपर में हो चाहे आपके लिक्विड फेज में हो, ठीक है, जो भी फेज में हो, अल्टीमेटली ये क्या करेगा, जब भी इवापोरेटर में कूलिंग इफेक्ट कहाँ पर आपको मिलती है ये बताइए? यहाँ मिलती है, टेम्परेचर यहाँ एवापोरेटर। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे यहाँ पर होता है, और ये जहाँ जब एक्सपेंशन वाल्व से आप उसको पास करते हो तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों रिड्यूस हो जाता है। तो इस जगह पे ही ये क्या होगा, यहाँ पर ये रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा, ये आइस हो जाएगा ना। अगर वाटर होगा, कहीं भी वाटर के ड्रॉपलेट होंगे, चाहे वो लिक्विड फेज में हो चाहे वेपर फेज में हो, क्लियर है ना। तो अगर ओके यहाँ सर। पर ये ओके जीरो सर। डिग्री सेल्सियस में होगा तो तुरंत क्या करेगा, इस पैसेज को ब्लॉक कर देगा। अगर इस पैसेज को ब्लॉक करेगा तो आपका पूरा सिस्टम क्या होगा, बैठ जाएगा, इट विल नॉट वर्क। बैठ गया। समझ में आ गया ना। इस वजह से हम यस सर। चाहते हैं यस। कि हमारा जो वाटर किसी भी सूरत में आगे बढ़े ना। तो भाई जैसे होता है, जब चोर को पकड़ना होता है तो पुलिस ने कई जगह बैरिकेटिंग कर देनी होती है, ठीक है। तो बैरिकेटिंग ही है एक तरह की, है एक यहाँ बैरिकेटिंग कर दिया, एक यहाँ बैरिकेटिंग कर दिया, ठीक है। और हो सकता है गाड़ी पंचर करने के लिए कुछ कांटे वाली स्ट्रिप बिछा दी, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है, यस बस आप ये समझ लो कि जो चोर है यहाँ से ये निकले ना, और ना निकले, और इसको आगे बढ़ करके हमारे सिस्टम को करप्ट ना करे, खराब ना करे, ना बैठा दे। तो इसलिए हमको इसको बैठाना होता है। बैठाने के सिस्टम क्या है, यही है। क्लियर है ना, इसमें किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। तो ये जो है हमारा विश्लेषक, विश्लेषक का काम यही होता है कि जनरेटर से जो भी हमारी अमोनिया जनरेट हो रही है, अगर अमोनिया के साथ कोई भी ड्रॉपलेट्स हैं या फिर वाटर हैं, ठीक है, या H2O के कंटेंट्स हैं, तो उनको क्या करे, रोक ले यहीं पर, ठीक है। इसको क्या करे, जस्ट इसको रोक ले यहीं पर, वापस कर दे, ठीक है। फिर भी बाई चांस हो जाता है, गलती हो जाती है सबसे, इनसे निकल गए, ये निकल करके ये बहुत भेस बदल करके निकल गए, ठीक। निकलने के बाद ये कहाँ पहुंच गए, फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अवरोधक का। अवरोधक का काम क्या है, जैसे वही स्पीड ब्रेकर टाइप का कुछ लगा दिया, ठीक है। स्पीड तो गाड़ी की स्लो होगी, पकड़ना होगा तो पकड़ लेगा अगर एक्टिव रहेगा बंदा। तो ये अवरोधक में क्या है कि इनको किसी भी तरह से अब यहाँ पर रोकना है। अगर यहाँ पर ये पकड़ में आ गए तो इनको वापस फिर दोबारा भेज दिया, ठीक। तो यही हमारे इन दोनों का पर्पस है। इन दोनों के बाद भाई यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से दो साथी थे, एक अमोनिया था और एक वाटर था, ठीक है। ठीक है, H2O। वाटर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसको यहाँ से पकड़ के वापस कर दिया। लेकिन NH3 बढ़िया था, NH3 तो उसको आगे बढ़ने दिया, वो जा करके अपना जो भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेना है या फिर जो भी प्रोसेस है वो कर दिया। ये बात सभी को समझ में आई कि जो हमारे अवरोधक और विश्लेषक का मेन पर्पज है, दैट इज ओनली दैट कि वाटर कंटेंट या फिर H2O के कंटेंट्स जो भी हैं वो किसी भी सूरत में कंडेंसर तक ना पहुंचे या फिर सिस्टम को चोक ना करें। इज इट क्लियर टू ऑल? सर सर इसका इंग्लिश रेक्टिफायर बता है दीजिए। ना आप? हाँ, क्या हुआ, एक आदमी विश्लेषक। क्या उठा? सर इसका इंग्लिश, सर इसका इंग्लिश बता दीजिए, विश्लेषक और ये अवरोधक का। जस्ट मिनट, एक मिनट। एक मिनट होल्ड करिएगा आप सभी, ठीक है ना, एक कॉल आ रही है। करेंगे कि हीट एक्सचेंजर का एक्चुअल में काम क्या है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसका वो कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको इरेज कर देते हैं पहले पूरा। ये आपकी बुक में जो अवशोषक लिखा हुआ है वो अवरोधक होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? आप सभी अब जब बुक्स जो PDF में आपके पास होगी उसमें वो अवशोषक लिखा हुआ है इस जगह पे ये, लेकिन वो क्या है, अवरोधक है, ठीक है। अब वो शोधक दिया है सर। अवशोधक दिया है लेकिन अवरोधक होगा।
सर अवरोध कहाँ करता है, वो तो रेक्टिफाई करता है ना, कि अमोनिया को लिक्विड फॉर्म में आगे बढ़ाता है। कैसे? मतलब अमोनिया को वो तो आगे बढ़ाता है ना केवल लिक्विड फॉर्म में, ताकि वो जमने ना पाए, तो वो अवशोधक का काम किया ना, रेक्टिफाई किया अमोनिया को, नहीं बेटा, न कि देखो जैसे रोका है यहाँ वो। जैसे यहाँ पर आप एब्जॉर्बर यूज कर रहे थे अवशोषक के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या यस है, सर। ये सिस्टम जैसे अवशोषक लिखा हुआ है, आप इसको एब्जॉर्बर अगर एज ए कंटेंट करोगे तो इसका जो वर्किंग कंसेप्ट होगा वो सेम होगा जैसे कि यहाँ पर था, ठीक है? कि आपकी एक तरफ से यस सर। अमोनिया आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका वाटर कंटेंट है नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ। यहाँ पर वाटर यस सर, कंटेंट केवल है नहीं, अमोनिया है। ठीक है, बस अमोनिया है। ये देखिए, ये जो आ रहा है ना, इसमें NH3 और प्लस H2O है, ठीक है ना? ये समझिए, यस। यहाँ पर कोई भी वाटर कंटेंट नहीं है। अगर आप इसको अवशोषक समझ लोगे, एब्जॉर्बर समझ लोगे, तो आपको मैकेनिज्म करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको वाटर पहले से रखना पड़ेगा, फिर उसको वाटर में ये आएगा अमोनिया और वाटर। ये आपकी भी क्या है, जब आप इसको हीट दे दिया, हीट देने के अगेन आप इसको फिर ठंडा करोगे, दैट इज नॉट एट ऑल आ रही है। ये जो आपने पूरा मैकेनिक बात करने के बाद बड़ी मुश्किल से आपको यहाँ अमोनिया मिली है, कुछ वाटर कंटेंट है, अगेन आप इसको फिर क्यों मिक्स करोगे भाई पानी से? बात समझ में आ यस रही सर, है? तो वो ये तो जो नहीं। लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। बात समझ में आई? ये अवशोषक नहीं होगा, ये अवरोधक होगा। बात समझ में आई कि नहीं? यस। अमरेश, आवाज आ रही है? यस। यस सर, आ रही है। समझ में आया या नहीं? इसको गलत इंटरप्रेट मत करना, वरना एग्जाम में भी गलत करके आओगे। अगर कुछ पूछा जाएगा नए क्या क्या कंपोनेंट यूज हुए हैं, तो भाई इसका तीसरा नाम ही क्यों लिखा गया भाई? अवशोषक ही था, तो अवशोषक तो हमारा पहले से यहाँ था, तो उसको नाम हेडिंग क्यों डाली गई कि अवरोधक यूज किया गया है, और उसके बाद फिर विश्लेषक यूज किया गया है, हीट एक्सचेंजर यूज किया गया? ये तीन कंपोनेंट को क्यों बोला गया एक्चुअल में यूज करने के लिए? क्योंकि इन तीनों का अलग अलग पर्पज है। बात क्लियर है ना? यस सर। तो इस यस तरह सर। के मिसकंसेप्शन मत बनाओ, ठीक है? क्योंकि अपने के साथ ओके। साथ दूसरे के भी मिसकंसेप्शन बन जाएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो यस। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा हीट एक्सचेंजर यूज हो रहा है, तो एक्चुअल में वो हीट एक्सचेंजर यूज का पर्पस क्या है, ठीक है? तो हम सभी को पता है कि उस हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, ऊष्मा हमें मिलती है, ठीक है? ऊष्मा क्या होती है? हीट एक्सचेंजर, जैसे कि नाम जो है इसका हीट एक्सचेंजर, जैसे मनी एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हीट का आदान प्रदान होना, ठीक है? इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, ठीक है ना? तो अब देखिए हीट एक्सचेंजर है कहाँ कहाँ। एक हमारे पास ये है, ठीक, दूसरा हमारे पास ये है, ठीक है? यही दो ही हीट एक्सचेंजर है ना। अब इन दोनों को भी हम यस देख सर। लेते हैं, और हमारा ये एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम खत्म, ठीक है? तो देखिए है क्या इसमें। इसमें होता क्या है कि जब ये हमारा क्या कहलाता है कि ये एब्जॉर्बर है, ठीक है? एब्जॉर्बर से क्या होता है कि हमारी जो सेचुरेट वो निकलती है, क्या बोलते हैं आपका, ये यहाँ से हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन निकलेगा। तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन कहाँ पर जाएगा? हीट एक्सचेंजर में जाएगा। तो हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद ये करता क्या है कि जब आप यहाँ पर जनरेटर में अमोनिया और वाटर का क्या करते थे, उसको हीट करते थे, तो अमोनिया अलग हो जाती थी, वाटर बची रहती थी। तो वाटर बची रहती थी तो वो क्या करती थी कि वो वापस जाती थी। समझ में आ रहा है ना? वाटर क्या होती थी, वापस नीचे आती थी। नीचे कहाँ आती थी? यहाँ से आते आते हीट एक्सचेंजर के थ्रू, और फिर उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद फिर से कहाँ जाती थी, एब्जॉर्बर में। तो इसको हम जो गर्म होती थी पानी, उसको हम क्या यूज करते थे, उसका हमें यहाँ पर एब्जॉर्बर में जाने के बाद तो वैसे ही हम उसको ठंडा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसकी हीट को हम कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हीट को यूटिलाइज कैसे करेंगे भाई? ये वापस जा रहा है अपने यहाँ नीचे एब्जॉर्बर में, और ऊपर क्या जा रहा है हमारे पास, ये जा रहा है सेचुरेटेड आपका, सॉरी, सेचुरेटेड स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जा रहा है अमोनिया और वाटर का। तो भाई ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इसको ऊपर जाने पे कुछ जरूरत होगी एनर्जी की, तो भाई यहाँ जाते वक्त कुछ इससे एनर्जी ले लो तुम। इससे एनर्जी ले लेगा तो यहाँ पर जो हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी कुछ कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बात समझ यस में आ सर। रही है? तो इसी तरह से क्या होता है कि ये आपका जाने वाला लाइन है, ये ऊपर जा रहा है, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है? तो भाई इसको नीचे जाने के बाद उसका कोई काम नहीं है। एक एग्जांपल भी आप समझ सकते हो कि नीचे आने के बाद उसको जिस चीज की यूज नहीं है, तो भाई उस चीज को क्यों लेके जाना, किसी को दे दो, किसी के काम आ जाए। होता नहीं है? जैसे कि आप लोग, जैसे क्या होता है कि कहीं एनजीओ वगैरह क्या होता है कि वो अगर आपके काम में यूज में कपड़े नहीं है तो आप दे दो किसी को, ठीक है, किसी के काम में आ जाए। तो जस्ट उसी तरह से है कि यहाँ पर जो ये हीट वाटर लेके जा रहा है, उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है नीचे लेके जाना या एब्जॉर्बर में रखना, ठीक है? क्योंकि वाकई उसको फिर क्या करना है, हीट को यहाँ पर डिसिपेट करना है एनवायरनमेंट में, क्यू नॉट इसको बोलते हैं, ठीक है?
तो अंत में नीचे जाएगा तो ठंडे जल से क्या करेगा, वो हीट को लिबरेट कर देगा। तो भाई जो हीट है वाटर के अंदर वो किसको दे दे, इस स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को दे दे। तो ये पहला हमारा हीट एक्सचेंजर 1। ये काम सभी को समझ में आया या नहीं आया? आ गया सभी को? सर ये यहाँ पे 2 लिखा किसी है। को कोई हाँ? सर हीट एक्सचेंजर 2 है ना ये? अरे जो चाहे 2 हो चाहे 1 हो, कोई मतलब नहीं, हम इसको एक समझ ले रहे हैं। तुम्हारी मर्जी, अच्छा तुम एक एक बार समझ लो, रिपीट यही तो। रिपीट कर दीजिए। चलो ठीक है, फिर से समझा देते हैं। देखो, इसको पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक। पहले तो 2 रास्ते पहचानो, ठीक है। हीट एक्सचेंजर जहां से कनेक्ट है, किन 2 रास्तों से कनेक्ट है? ये जो हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, ये कनेक्ट किससे है? एक है ये जाने वाला पोर्शन, ये कहाँ जा रहा है, जनरेटर में जा रहा है। इसका पर्पस क्या है? जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है उसको हीट देना, हीट सप्लाई करना, ठीक है ना। क्लियर है ना ये चीज? पहले क्लियर है पहली चीज। अब उसके बाद इसको हीट सप्लाई हम कहाँ करेंगे, जनरेटर में करेंगे, ठीक है। ये अभी ठंडा है। अब जनरेटर से हमारा पानी और अमोनिया जो हमने हीट किया था, अमोनिया बाहर चली गई, पानी बेचारा बच गया, और फिर पानी को दोबारा एब्जॉर्बर में जाना है। तो इसके साथ कुछ ये अपने साथ हीट लेके जा रहा है ना, जा रहा है या नहीं जा रहा है? यस सर। क्यों? यस सर। अभी किसके बाद, हाँ Yes, क्या नाम है sir. बेटा आपका? अभिषेक। अभिजीत मिश्रा। अभिषेक मिश्रा। तो अभिषेक ये बताओ कि ये जैसे ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इसके साथ हीट जा रही है। तो इस हीट को जाने के बाद एक्चुअल में इसको डिसिपेट करना है नीचे, मतलब यहाँ जब एब्जॉर्बर में जाएगा तो इसकी हीट कहीं से भी यूजफुल नहीं है, जो भी लिया हुआ है इसको दान ही देना है। तो भाई क्यों ना ऐसे ही अपने भाई बंधु को दान दे दें। तो ये जो बंदा जा रहा है, ये जो हीट स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, इसको ये क्या करेगा, हीट एक्सचेंजर में हीट दे देगा। तो अपनी हीट ट्रांसफर कर दिया इसको, और ये क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू अगेन यहाँ पर हो गया। तो जो हीट जो एनवायरनमेंट को लिबरेट हो रही थी उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इस ऊपर से आ रहा है उसकी हीट जो है उसने ट्रांसफर कर दी है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को। अब स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन मान लीजिए यहाँ पर उसको 500 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करना है। ऑलरेडी यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर पे हीट होकर के ही आ रहा है। तो इसमें जो एनर्जी हम देंगे उसकी मात्रा कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बात समझ में आ रही है? उसकी जो हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो तो कम हो जाएगी। ये समझ में आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. यही इस हीट एक्सचेंजर का मतलब है, पहला। अब हम देखते हैं ये हीट एक्सचेंजर किस लिए है, ठीक है। अब आप सभी को एक चीज पता है कि जो हमारा कंडेंसर है, ठीक, कंडेंसर से जो हमारा निकलता है उसका टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है, बताइए बताइए। लो टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है। कम कम होगा। टेम्परेचर कम होता है, लेकिन प्रेशर जो कम है होगा। ज्यादा होता है, प्रेशर हाँ, ज्यादा रहता है प्रेशर हाई कंडेंसर में, ठीक है ना। तो जब यहाँ से निकला तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और एक्चुअल में आप सभी को पता है कि जब इसका टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर तो कम हो गया है, अब इस टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, और कम करना चाहेंगे। पहले तो ये देखिए कि हीट एक्सचेंजर जो ये है इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ है, कनेक्शन से आप समझ लेंगे क्लियर, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर में 2 चीज है, एक चीज ये है कि जो कि आउट हो रहा है, ठीक है, और एक चीज ये है कि जो कि, सॉरी, दोनों आउट है सर। दोनों आउट दिखा रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। हम्म। दोनों आउट दिखा रहा है, ठीक है। तो पहले चीज तो ये जो आ रहा है, ठीक, हमारा ये, ठीक, हम सभी को पता है कि जब हम इवापोरेटर से इसको पास करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर और लो करना, ठीक है। तो कंडेंसर से निकलने के बाद अगर उसके अंदर कुछ भी हीट अगर बची रह गई है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 100% कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी अगर हीट बची हुई है तो उसको हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे किसके लिए, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका वाटर आ रहा है, बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे जो आपका कंडेंसर से निकला, मान लीजिए उसकी यहाँ कंडेंसर से पहले उसकी टेम्परेचर जो था वो 300 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। कंडेंसर के बाद निकलने के बाद इसका टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है 25-50, जो भी 50 डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि एक्सपेंशन वॉल में ही टेम्परेचर का ड्रास्टिक डाउन होता है, ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। होता क्या है कि ये जो एरो है जो आपका यहाँ से ये, ठीक है, जो ब्राइंस ये जो आपका निकल रहा है, जस्ट अ मिनट, यस, ठीक 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 ठीक, ठीक है। अच्छा एक चीज आप ये चीज ऑब्जर्व करिए, ये जो चीज आ रहा है ये ऐसे होगा, ठीक है ना कि ऐसे, जो भी एरो आपको दिया होता है ना ऐसे, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो एरो का सिंबल होगा वो कैसा होगा, ये गलत दिया हुआ है, ऐसे होगा मिसप्रिंट है सर। ये, ठीक है ना, ये सही है, समझ में आ रहा है सबको ये क्यों ऐसा है? यस सर।
ये क्या है कि एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जब आपकी हीट, जब यह एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू अमोनिया निकली, ठीक है, तो अमोनिया का क्या हो गया, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या किया, इसने हीटिंग इवापोरेशन किया, ठीक है ना, इवापोरेशन किया मतलब कि जो भी आपकी हीट थी उसको ले लिया। अब हीट को लेने के बाद अगेन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा आ रहा था कंडेंसर से निकल के, उसके अंदर भी कुछ हीट होगी, तो यहाँ पर कुछ हीटिंग थी, कुछ इसकी हीटिंग थी, इसको लेकर के ये वापस कहाँ निकल गया, यहाँ। और अंत में ये कहाँ पर जा रहा है, ये जा रहा है हमारा एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में क्यों जा रहा है, क्योंकि एब्जॉर्बर में जाने का सेंस ये है कि उसको अगेन वाटर में मिक्स होना है, और मिक्स होने के बाद क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाना है। तो ये वाला जो हीट एक्सचेंजर है, इसको आप एक बार काम करिएगा, एक बार पढ़िएगा बुक में, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मेन पर्पज ये है कि वट एवर द एनर्जी, मतलब जो भी एनर्जी कंडेंसर से निकलने के बाद अगर आपके रेफ्रिजरेंट के पास होती है, उसको, जो भी आपकी एवापोरेटर से निकलने वाला रेफ्रिजरेंट होता है, उसको हीट को ट्रांसफर करना, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये वापस हमारे इवापोरेटर में तो आ नहीं रहा है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो इससे ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो ये निकल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर, यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद क्या है, ये यहाँ पर क्या था, NH3, ये आपका लिक्विड फेज में था। यहाँ से हीट लेने के बाद ये क्या हो गया, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टोटली वेपर में जरूरी नहीं कि कन्वर्ट हो पाए। तो उसके बाद ये यहाँ हीट लेने के बाद और क्या होता है, और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है इस चीज की। तो जो कंप्लीट, जो यहाँ पर जो मिक्सचर आएगा वो क्या होगा, कंप्लीट वेपर होगा। ये समझ में आई बात या नहीं, अमरीश, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल में इस हीट एक्सचेंजर का पर्पस यही है कि इवापोरेटर से निकलने वाला जो भी हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ आ रहा था, इनपुट हो रहा था, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड था, ये क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पार्शियल वेपर, इसमें भी अभी कंप्लीट वेपर में नहीं यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट वेपर में करेंगे तभी जाकर के इसकी मिक्सिंग यहाँ प्रॉपर होगी एब्जॉर्बर में। तो इसको हम क्या करेंगे, हीट दे देंगे। तो हीट किससे देंगे, जो हमारे कंडेंसर से निकल रहा है हीट एक्सचेंजर से, ये कंडेंसर से जो हमारा आ रहा है उसके अंदर कुछ हीट होगी, तो वो इसको हीट दे देगा। और अल्टीमेटली ये हीट कहाँ ट्रांसफर होगी, वेपर में, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को मिलेगी, और ये क्या होगा, जो भी वेपर ड्रॉपलेट्स हैं वो कंप्लीट वेपर में कन्वर्ट होकर के एब्जॉर्बर में जाएंगे, और वहां पर उपस्थित पानी के साथ मिक्स होकर के धीरे धीरे क्या करेंगे, उसकी सॉलिबिलिटी और बढ़ा देंगे। ये बात सभी को समझ में आई या नहीं? इसमें किसी को डाउट हो तो यहीं पर क्लियर करें, नहीं तो अगर इस यहाँ पर डाउट रहेगा तो फिर आपको सेकंड, ये जो हीट एक्सचेंजर 1 है इसकी वर्किंग नहीं समझ में आएगी। क्लियर? अभिषेक? सर नो डाउट। और किसको था? अभिजीत? सो नो डाउट। सर ठीक है, हाँ, कौन? सर सर अमरीश, ये जो कह रहे हैं, हाँ जो बोल। आपने कहा एरो, जो मिस है, ये एरो सही है ना? हाँ हाँ, नहीं, क्योंकि जो एरो, आपका यहाँ पर, देखो देखो इधर सुनो, जो बुक में दिया हो हर चीज सही नहीं है, ठीक है, पहली चीज। ये जो आपका एरो का सिंबल है, आप ये देखो ना, ये देखो यहाँ से ये जो निकल रहा है, ये ऐसे है, तो यहाँ यस पर जाने के बाद ऐसे ही कैसे हो जाएगा, ये तो आगे ही जाएगा ना। बात देखिए समझ में सर, आई? एक दो ब्राइन है ना, दो ब्राइन है ना, एक इन ब्राइन है, एक आउट ब्राइन है, तो चूंकि वहां से अरे आएगा यार, तो तो इन ये करके आएगा। ब्राइन सोल्यूशन तो ये है ना, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? ये चीज है, ये देखो इधर देखो, यहाँ पर जो यस आपका यस। ब्राइन सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो देखिए ब्राइन सोल्यूशन इन हो रहा है, ब्राइन सोल्यूशन आउट हो रहा है, ब्राइन सोल्यूशन का काम ही खत्म हो गया, समझे? अब यहाँ पर तुम इसको ब्राइन सोल्यूशन क्यों लेकर के जा रहे हो? बात समझ में आ रही है, टेम्परेचर नहीं आ पर रही है? क्या ओके चीज, सर, बोलो बोलो ये कह बोलो। रहे हैं टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा ना, अब मतलब इवेपोरेटर में आने पर इसका हाँ। टेम्परेचर कुछ लो लो होगा। मान लीजिए 25-30% हुआ 300-400 से, तो कुछ हम्म। डिवाइड इसमें होगा, कुछ एक्सपेंशन वाल में होगा और कुछ इधर आ जाएगा। अरे कुछ एक्सपेंशन वॉल में नहीं होता है, टोटल एक्सपेंशन वॉल में होता है। जो एक्सपेंशन वॉल होता है उसका मेन पर्पज यही होता है कि जो भी हमारा कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकल रहा है, टेम्परेचर लिक्विड बचेगा। रेफ्रिजरेंट, हाँ, उसको हम यस क्या सर। करते हैं, उसको क्या करते हैं कि उसको हम एक्सपेंशन वॉल के थ्रू रिस्ट्रिक्शन लगा करके उसका टेम्परेचर और प्रेशर को हम रिड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका एक्सपेंशन वॉल्व होता है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, आइसेंथैल्पिक, मतलब इसकी एंथैल्पी इक्विवेलेंट होती है। तो यही हमेशा देखोगे जब आप डायग्राम बनाते थे, टीएस डायग्राम, ठीक है, तो वहां पर क्या होता था कि वन जो आपका ये प्रोसेस होता था, इसको क्या बोल सकते हैं हम, 3 to 4, 3 to 4 हमेशा जो प्रोसेस होता था वो डैश डैश लाइन से हम दिखाते थे, ठीक है ना, और डैश डैश लाइन से यस सर। दिखाते थे, वहां पर H3 = H4 हम बोलते थे। बात क्लियर है?
तो ये उसी चीज यस के सर। लिए है कि जो टोटल आपका इफेक्ट मिलेगा वो एंथैल्पी के थ्रू ही टेम्परेचर डाउन होगा। यहाँ ब्राइन सोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। जो भी आपका ये अमोनिया आ रही है, यही अमोनिया बाहर निकल रही है। इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में इतनी ज्यादा नहीं होगी, लिक्विड में रहेगा। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स है अमोनिया के, तो उसको हम फिर हीट एक्सचेंजर में भेज करके इसको हीट दे देते हैं अमोनिया को, और अमोनिया क्या होती है, टोटली कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वेपर और यहाँ पर वाटर का मिक्सर होकर के स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाता है। अगेन ये पंप होता है, पंप होने के बाद इस हीट एक्सचेंजर से हीट लेगा, उसके बाद जनरेटर में जाएगा, फिर उसके बाद रेक्टिफायर और एनालाइजर के थ्रू ये वापस कंडेंसर में जाएगा, फिर वापस सेम चीज करेगा, और अंत में यस आपका ये कूलिंग इफेक्ट मिलती रहेगी। ये बात सभी को समझ में आई? यस। सभी को क्लियर है? अपने अपने असर से एक बार सभी बता दें, कि जिसको क्लियर ना हो तुरंत बताएं। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। इस तरह से जो आपका सर एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन, हाँ बोलो। सर यहाँ पे द्रवग्राही जो लिखा है ये क्या है सर? अच्छा ये बताओ बेटा, जैसे कि आपका कंडेंसर से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। कंडेंसर से आपका क्या निकल रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इसकी स्टेटस देखो। ये क्या होगा आपका, गैसेस, गैसेस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। यस सर। ये यहाँ पर ये वेपर फॉर्म में होगा, इसको गैसेस में वेपर बोलो, ठीक है। वेपर फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर कंडेंसेशन होने के बाद क्या होता है कि लिक्विड में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन लिक्विड के बाद भी कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं जो कि वेपर अभी कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे आप इवापोरेटर में बोल रहे हो, इवापोरेटर से निकलने के बाद उसको वेपर में होना चाहिए, लेकिन वेपर में नहीं होता है। तो इसी तरह से कंडेंसर से निकलने के बाद कंप्लीटली लिक्विड में नहीं होता है, कुछ रह जाते हैं वेपर फॉर्म। तो द्रवग्राही का सेंस यही होता है। द्रव का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है ना। ग्राही का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना। तो वो उन्हीं पार्टिकल्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि लिक्विड में होंगे। बात क्लियर हुई? ओके सर। ठीक, और किसी को कोई दिक्कत? यस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसकी एक बार स्क्रीन ले लेते हैं, जस्ट ठीक है। तो नेक्स्ट चीज यही एनालाइजर वगैरह के वर्क हैं, जिनको आपको सिंपल में समझा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि सर कंस्ट्रक्शन क्या होता है। हाँ बोलो। सर एक्चुअल हाँ बोलो। ये एक्चुअल और उसके पहले तुम लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ा था, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स के अलावा और कोई डिफरेंस है? किसमें बेटा? ये जो एक्चुअल एयर हाँ नहीं, रेफ्रिजरेशन देखो सिस्टम पढ़ रहे हैं। देखो देखो एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सर वॉइस ग्लिच कर रही है। इन दोनों, हाँ सर वॉइस आवाज आ रहा ग्लिच है? कर रही है। नेटवर्क का बेटा आपके यहाँ इशू होगा, ठीक है। बता दे रहा हूँ कि जो आपका एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, या फिर सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उन दोनों में अंतर यही होता है कि जो हमारा सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो थोड़ा सा कम होती है, वो कम होती है, ठीक है। वहाँ पर कई सारे लूप होल्स होते हैं, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट अगर चला गया तो वो आपका सिस्टम को चोक कर देगा, एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन चीज़ों को और डेवलप करने के लिए, या फिर इस तरह की कोई भी समस्या भविष्य में ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सॉरी, एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हैं। तो उसको हम डेवलप करने के लिए हमने 3 चीज़ों में मॉडिफिकेशन किया। सबसे पहला मॉडिफिकेशन हमने किया कि हमने क्या किया, एनालाइजर यूज किया, रेक्टिफायर यूज यस। किया, और दो हीट एक्सचेंजर यूज किया। तो अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि एक्चुअल में और सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अंतर क्या है, तो उसके बाद अगर आपको ऑप्शन दे दे कि किन कंपोनेंट्स को यूज करके या कैसे किया गया, तो आपको ये 3 चीजें, एक अगर पूछ लिए 3 पार्ट है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक्चुअल के हैं कि या फिर सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के हैं, ठीक है, सॉरी एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। क्लियर है ना ये चीज? यस। यस ठीक है, सर। मतलब इसके लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी एक्स्ट्रा, एज कम्पेयर टू द सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन आप सभी ने देख लिया है, सबको समझ लिया है कि आपका इवापोरेटर क्या होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने इवापोरेटर देखा कहाँ पर होता है, एब्जॉर्बर क्या होता है, पंप क्या होता है, हाइड्रोलिक पंप का क्या काम होता है, हीट एक्सचेंजर का क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सेपरेटर का क्या काम होता है। सेपरेटर का काम वही होता है जैसे कि आपका जो विश्लेषक वगैरह हैं उसी का काम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सेपरेटर का काम हो गया, कंडेंसर हो गया, फिर एक्सपेंशन वाल्व हो गया, फिर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व आपने कहा यहाँ पर यूज कर रखा है, ठीक है। पंप यहाँ पर यूज कर रखा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, आपको जो हमने समझाया है सेम उसी तरह का डायग्राम है, लेकिन डायग्राम को कुछ अलग तरीके से बना दिया है। बात क्लियर है? तो इस चीज को हम एक बार बस डायग्राम से दिखा देते हैं, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। क्लियर है?
देखिए इसमें है क्या, सेम सब कुछ सेम है। पहले चीजें तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि आप हर चेक डायग्राम से वाकिफ हो, ठीक है। क्यों इसलिए वाकिफ हो, क्योंकि इससे पहले आपने दोनों तरह के डायग्राम देख लिए, सिंपल भी देख लिया और वेपर एब्जॉर्ब जो आपका एक्चुअल भी देख लिया। एब्जॉर्ब। तो ये आपका क्या यस। हो गया, कंडेंसर हो गया। ये आपका एक्सपेंशन वाल्व हो गया, ठीक है, बहुत फेमिलियर हो। ये आपका इवापोरेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, एब्जॉर्बर हो गया। ये आपका क्या हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, द्रव पंप, ये हीट एक्सचेंजर आपका हो गया, ठीक है। ये पंप है, ये हीट एक्सचेंजर है, और उसके अलावा ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कंस्ट्रक्शन में दूसरा वाला हीट एक्सचेंजर नहीं दिया हुआ है। दिया है, नहीं दिया है, मतलब पहला ये जो हीट एक्सचेंजर दिया था इधर, वो वाला हीट एक्सचेंजर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो सीधे निकल रहा है वो यस। सीधे कहाँ पर जा रहा है, वो सीधा जा रहा है कहाँ पर, आपके एब्जॉर्बर में, ठीक है ना। तो अब इसको देख लीजिए सिंपल, हम एक बार स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या हुआ, एक ये आपका हो गया इवापोरेटर। इवापोरेटर से क्या हुआ, आपकी निकली अमोनिया, ठीक। अमोनिया निकली। अमोनिया कहाँ जाएगी, एब्जॉर्बर में जाएगी। एब्जॉर्बर में आ गई। यहाँ पर पानी था, ठीक है, पानी था। क्लियर है सभी को, यस। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यस। वाटर यस। था। ये आपका एब्जॉर्बर है। ये किधर से आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक। ये यहाँ से आ गया, ठीक। और उसके बाद ये लाइन किस चीज के लिए आ रही है, ये आप वो करिए। ये जो आ रही है, अब यहाँ से आने के बाद क्या हुआ कि ये द्रव पंप है। अब हम इसको पंप, अमोनिया के यहाँ सॉल्यूशन बना दिए। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनने के बाद लगा दिया मोटर, और मोटर के थ्रू क्या किया, यहाँ करा दिया फ्लो। कहाँ कराया हमने, जनरेटर में। जनरेटर में गया, हीटिंग हमने दी, ठीक है। हीट मतलब ये स्टीम जो आ रही है, स्टीम इन कर रही है और स्टीम आउट कर रही है। तो स्टीम कहाँ से आ रही है, हीट करेंगे तभी तो आएगी, चाहे कोयला से करो, चाहे सोलर से करो, चाहे जिससे भी करो। तो ये स्टीम यहाँ पर आई और ये स्टीम यहाँ से निकली। तो ये क्या करेगी, अपनी हीट को ट्रांसफर करेगी। अल्टीमेटली जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आया था उसको हीट करेगी। हीट करेगी, हीट करने के बाद अमोनिया निकल जाएगी बाहर, ठीक। सभी को सुन, आवाज आ रही है ना, अमोनिया बाहर निकल जाएगी। तो जो आपका बचेगा वो क्या करेगा, वीक सोल्यूशन होगा, अमोनिया वाटर का हो सकता है। तो उसको फिर से हम क्या करेंगे, पंप, ठीक है ना, पंप यूज करेंगे। ये सेथिल घोल लिखा हुआ है, मतलब वीक सोल्यूशन। तो ये क्या करेगा, ये वापस जो है पंप से ये क्या करेगा, हीट एक्सचेंजर में जाएगा। और ये जो हीट थी इस वाटर में, जैसे हमने हीट एक्सचेंजर 2 की वर्किंग बताई थी आपको, वही है कि यहाँ पर क्या करेगा, ये हीट अपना ट्रांसफर कर देगा क्या, इस पंप से निकलने वाले स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को। यही आपको बताया गया था ना वहां पर। तो ये हीट जो है, जो वाटर निकल रहा है वो इसको हीट ट्रांसफर करेगा, और जब यहाँ पर ये हीट जाएगा, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पहले ही हो चुका है, रेस्ट ऑफ इसको यहाँ पर टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो हीट देनी पड़ेगी वो कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये हीट एक्सचेंजर का काम हो गया। ये आपका किसका काम हो गया, सेपरेटर का काम हो गया, जनरेटर का काम हो गया। उसके बाद अमोनिया आपकी कंडेंसर में गई, कंडेंसर के बाद फिर एक्सपेंशन वाल्व में गई, फिर इवापोरेटर में गई। तो इस तरह से ये सिंपल सा आपका ड्राइंग है, इसको आप समझ लीजिए। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों, इससे कॉम्प्लिकेटेड आपने एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखा है। जो ये वाला आपका डायग्राम था, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था एज कम्पेयर टू द सिंपल कंस्ट्रक्शन के। बात समझ में आ गई है यस। यस सर। सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं इलेक्ट्रोलक्स प्रशीतक। तो ठीक है, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर क्या होता है कि देखिए यहाँ पर हम करते क्या है कि सिंपल सा हम यूज करते हैं एक हाइड्रोजन को यूज कर लेते हैं। अमोनिया हमारे पास पहले थी, पानी हमारे पास पहले थी, तो ऐसा हमने क्या समझ लिया कि हम हाइड्रोजन को यूज कर लें। तो हाइड्रोजन की कुछ क्वालिटी होगी, उसको यूज कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन की क्वालिटी सबसे पहले ये होती है कि ये बहुत हल्की होती है। बहुत हल्की के साथ साथ ये एक चीज और होती है कि ये अमोनिया और पानी के साथ इसकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती है ये, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो इस वजह से हमने यहाँ यस। हाइड्रोजन को यूज कर लिया। अब आप एक काम करें, अब इस डायग्राम को बस समझे, क्योंकि जो भी थ्रू आउट लिखा हुआ है इसको पढ़ने को आवश्यकता नहीं है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि डायग्राम कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सभी इस चीज को ध्यान देंगे, ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, रेड, ठीक। देखिए सबसे पहला काम ये हमारा, पहले तो देखिए इवापोरेटर हमारा है कहाँ, क्योंकि इवापोरेटर मिल जाएगा उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इवापोरेटर ये है, ठीक है, वास्तविक लिखा है ना इवापोरेटर। अब यहाँ पर देखिए साइकिल जो है ये ऊपर से आ रही है, ठीक है ना, ठीक है, ये, ठीक। यहाँ से क्या हुआ, जो अमोनिया लिक्विड था वो यहाँ पर आया, ठीक है ना। अमोनिया लिक्विड आया, संघनित्र के बाद क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व का यूज नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है वो ऑटोमेटिक
इससे हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, अमोनिया द्रव आई, ये क्या हुई, इवापोरेटर से पास हुई, इवापोरेटर से पास होने के बाद क्या होगा, अब इसमें एक चीज देखिए, हाइड्रोजन भी आ रही है, देख रहे हैं आप सभी। यस एक चीज सर। को आप ध्यान दीजिए कि अमोनिया तो आ ही रही है, अमोनिया के साथ हाइड्रोजन भी आ रहा है। तो भाई इन दोनों का क्या काम है जो ये दोनों साथ में मिल रहे हैं, गेम कुछ करने वाले हैं, बड़ा गेम। तो बड़ा गेम ये है कि जब ये दोनों मिक्स होंगे तो हाइड्रोजन क्या है, अमोनिया का इवापोरेशन बढ़ा देगा, ठीक है ना। अमोनिया जो है वाटर सॉरी हाइड्रोजन जो है अमोनिया का इवापोरेशन बढ़ा देगा, तो ये इवापोरेट हो जाएगी कंप्लीटली। तो जो हम हीट एक्सचेंजर 1 यूज कर रहे थे, आप सभी को याद होगा हीट एक्सचेंजर 1, इसको हम ऊपर वो करके दिखा देते हैं। उसमें क्या हीट एक्सचेंजर करके उसको कंप्लीट इवापोरेशन करने के लिए हम हीट एक्सचेंजर अमोनिया जहाँ पर ये जो हम भेज रहे थे, अमोनिया कहाँ जा रही थी, हीट एक्सचेंजर में कंप्लीट इवापोरेशन होने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा सेंस है इसको यूज करने का, हाइड्रोजन को यूज करने का, वो सीधा सा ये है कि जब हमारा हाइड्रोजन और अमोनिया मिलेगी तो अमोनिया का इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा और अमोनिया जल्दी ही कंप्लीटली इवापोरेट होकर के बाहर निकलेगी। तो अमोनिया जब पूरी इवापोरेट होकर के यहाँ पर पहुंचेगी, तो आपको पहले से पता है कि यहाँ पर H2O पानी है ही, तो पानी के साथ अमोनिया मिक्स हो जाएगी और हाइड्रोजन क्या होगी, अगेन हल्की होने की वजह से ये ऊपर उठ के चली जाएगी। क्लियर है। फिर उसके बाद फिर जब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन धीरे धीरे बनेगा, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको वापस भेजेंगे इधर से। अब ये क्या है कि ये यहाँ पर जाएगा हीट एक्सचेंजर होते हुए। हीट एक्सचेंजर का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ से जो पानी आपका आ रहा है गरम गरम, ठीक है, जो आपका वीक सोल्यूशन आ रहा है शिथिल घोल, वो क्या करेगा, अपनी हीट इसको ट्रांसफर कर देगा। हीट ट्रांसफर करने के बाद अगेन जो है ये यहाँ पर कहाँ पर जाएगा, जनरेटर में या तापक में। जनरेटर में क्या होगा, जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर अमोनिया निकलेगी, अमोनिया फिर आपके कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर के बाद फिर वाष्पित्र में जाएगी। बात क्लियर है। तो सिंपल सा यही डायग्राम है, ओवरऑल कंसेप्ट आपका जो है ये क्या बोलते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यही है कि आपकी जो वेपर होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको फिर हीट दी जाती है, हीट के बाद अमोनिया अलग हो जाती है, वाटर अलग हो जाती है, अमोनिया के थ्रू हम कूलिंग इफेक्ट देख लेते हैं, और इस तरह से जो हमारा वर्क होता है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई, इसमें किसी को डाउट हो तो तुरंत पूछ ले। सर इसमें हाइड्रोजन मिलाने का मेन मोटो का है। अरे भैया तो अभी क्या बता रहे थे, यही बता रहे थे सर ना। यही नहीं बता हाँ दीजिए। देखो, देखो इधर देखो, दिमाग तुम्हारा कहाँ रहता है, पहले देखो। ये है अमोनिया, ठीक। यस सर। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, कोई नाम बताओ। यस सर, अखिलेश। अच्छा, यही है क्लास में कि कहीं ऐसे बाहर है। क्लास में ही है। क्लास में, तब तो तुम गेम कर सकते हो क्लास में बढ़िया। ये तुम्हारी क्लास है, ठीक है, और तुमने सबको मोटिवेट कर दिया कि नहीं आज क्लास नहीं लेना है। वैसे क्लास तो लेना ही पड़ेगा, क्लास नहीं लेना है। तो ये क्या है, ये बहुत हाई फाई है, ठीक है। हाई फाई मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजक है। अरे नहीं, क्या कर लेंगे सर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्लास नहीं लेना है। तो एक तुमने गेम कर दिया, अपने साथ साथ सभी का क्लास जो है मिस करा दिया, ठीक है। तो यही है गेम, और कुछ नहीं। अब यहाँ हाइड्रोजन जो है यूज हो रहा है, वो अमोनिया के साथ यूज हो रहा है, तो उसका दो पहले तो रीजन लिख लो कागज पे, ठीक है, ताकि दोबारा पूछना ना पड़े। पहली चीज कि हाइड्रोजन के अंदर जो क्वालिटी है, ठीक है ना, वो है कि ठीक है। दूसरी मतलब क्या है, सर ग्रेविटेशनल पहली इफेक्ट मिलेगा हमें, ग्रेविटेशनल इफेक्ट। हाँ, सर पहली आवाज ही नहीं क्या आई, बोल रहे कट हैं। गई थी। पहली बार आवाज नहीं आई, अच्छा अभी आ कट रही गई है, थी। अभी आ हाँ रही है। तो यस हाइड्रोजन जो सर। पहली चीज तो हल्की है, तो हल्की होने की वजह से आपको पता है कि जो हल्की होने की वजह से जब यहाँ पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट से भारी चीजें नीचे आ जाएंगी, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, ये नीचे रहेंगी। ये हल्की होने की वजह से ये वापस उड़ जाएगी, तो हमें हाइड्रोजन को इस अमोनिया और वाटर के सोल्यूशन से अलग करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। पहली चीज ये हो गई। यस सर। अब दूसरी चीज देखिए, यस। जो हाइड्रोजन होता है उसका NH3 और वह H2O के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। साधारण सिचुएशन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, मतलब जो हाइड्रोजन है वो अमोनिया की और हाइड्रोजन की किसी प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और हमारा काम भी हो जाएगा। और तीसरा काम ये है, तीसरा ये है कि हाइड्रोजन जो है अमोनिया के साथ, अमोनिया को इवापोरेट तेजी से कराता है। NH3 का इवापोरेशन, इवापोरेशन बढ़ा देता है। क्लियर है। तो ये तीन चीजें हैं, ये याद रखना, दोबारा पूछने लायक नहीं है, कागज पर नहीं लिख लो। पहली चीज तो हाइड्रोजन हल्की होती है, दूसरा इन दोनों के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये अमोनिया का इवापोरेशन बढ़ा देता है। तो अमोनिया का यस। इवापोरेशन जो बढ़ा देता है वो सबसे पहला हमारा रीजन है कि अमोनिया का इवापोरेशन जब हम बढ़ा देंगे तो जो भी यहाँ से हमारी अमोनिया आ रही है वो जल्दी से इवापोरेट हो जाएगी,
मतलब इवापोरेट का मतलब क्या, कंप्लीटली इवापोरेट हो जाएगी, और इवापोरेट होने के बाद जब कंप्लीट इवापोरेट होगी तभी वो पानी से मिक्स होगी, और जब पानी से मिक्स होगी तो उसके बाद क्या करेगी, ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाएगी। चूंकि हाइड्रोजन हल्की होती है तो वो धीरे से उठ करके ऊपर चली जाएगी, फिर अगेन इस रिएक्शन इसके साथ काम करेगी वो। और यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन है अमोनिया और वाटर का, वो क्या करेगा, यहाँ से निकल करके और हीट एक्सचेंजर से हीट ले करके और उसके बाद फिर आपका जनरेटर में चला जाएगा। जनरेटर में क्या करेगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो भाई दोनों साथ छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हाथ पकड़ करके दोनों कॉलेज में घूम रहे हो, तुम और कौन, तुम्हारा अखिलेश फ्रेंड, और मैं सामने दिख जाऊं, तो हाथ पकड़े रहोगे, नहीं पकड़ोगे, छोड़ नो दोगे, तो वहां पर क्या है, एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जो है, अमोनिया अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। वाटर फिर दोबारा अपने घर लौट करके चला आएगा जो इसका काम करना है, और अमोनिया जो है अपने देश दुनिया में घूमते हुए सबको ठंडा करते हुए वापस अपना काम करेगी। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? यस सभी को समझ में आया? क्लियर सर। इसी को बोलते यस हैं सर। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो इन उनमें है क्या, वेपर से आपने वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ रखा था पहले, वेपर एब्जॉर्प्शन। तो ये मैं एक काम करता हूँ, ये आप सभी को मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, कि सभी बना करके अपना जो भी इन दोनों में डिफरेंस समझते हुए, ऐसा नहीं कि बस ऐसे लिख दिया, अगर मैं पूछूंगा तो बताना पड़ेगा। तो ये आपके क्या है, डिफरेंसेस हैं, इनको डिफरेंसेस को आपको समझना है, करना है। ठीक, अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, जो हमारा सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। ठीक है, सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उसमें जहाँ जो हमारा जनरेटर होता है वहां पर हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। ठीक है ना, हीट देते हैं, हीट देते हैं। हीट देने से क्या होता है, जो हमारी NH3 और H2O होता है, उसमें NH3 अलग हो जाता है और H2O जो है वो यहीं रह जाता है, और जब यहीं रह जाता है तो इसका प्रेशर रिड्यूस करके और हम वापस इसको एब्जॉर्बर में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ कैसे यूज करेंगे, अब ये देखिए, ये क्या है हमारा, सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये किस पे पड़ेंगी, सोलर प्लेट्स होती हैं उस पे पड़ेंगी। पड़ने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो ये चीज देखिए, ये क्या है, सेपरेटर है। सेपरेटर का मतलब क्या है, जैसे ये आपका क्या करते हैं, इसको जनरेटर समझ लीजिए, ये जो है आपका सोलर जनरेटर, मतलब अल्टीमेटली आपने इसको हीट दिया, हीट देने के बाद वाटर और अमोनिया जो आया था वो अलग अलग हो गया, वाटर यहीं रह गया, और उसके बाद फिर वाटर वाटर और अमोनिया यहाँ पर पहुंच गया, और उसके बाद क्या होगा, ये अमोनिया निकल गई आपकी और ये वाटर अलग हो गया। क्लियर है? यहाँ पर ये जो सेपरेटर है, सेपरेटर का कहने का सेंस ये है कि ये यहाँ पर सेपरेट किसको करता है, NH3 को और H2O को। क्लियर है? ये सेपरेटर का काम ये है। तो होता क्या है कि यहाँ से अमोनिया अलग हो गई, फिर ये एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू, फिर ये वाल्व है, ये प्रेशर, इसको आप कुछ भी समझ लीजिए, पंप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये कहाँ गई, संघनित्र में गई, संघनित्र मतलब कंडेंसर में गई, कंडेंसर में कंडेंस हो गया, फिर द्रवग्राही में लिक्विड हो गया, फिर एक्सपेंशन वाल्व, स्वचालित प्रसारण वाल्व मतलब हैंड ऑपरेटेड। यहाँ पर क्या है कि एक्सपेंशन वाल्व, फिर अगेन ये इवापोरेटर में गई, इवापोरेटर में कूलिंग इफेक्ट दी, उसके बाद फिर यहाँ से ये निकल गई। यहाँ से निकलने के बाद इसका पहला काम क्या होता था, हम ये क्या समझते थे कि एब्जॉर्बर में जाना। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दो एब्जॉर्बर यूज हुए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहीं लिखा होगा कि, एक मिनट, हम ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि आपके दो एब्जॉर्बर यूज हुए हैं। दो एब्जॉर्बर क्यों यूज हुए हैं, अगर सिंगल एब्जॉर्बर यूज होगा तो आपकी फ्लुएंसी जो है या कंटिन्यूअसली नहीं बन पाएगी, कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दो एब्जॉर्बर बना हुआ है, इसीलिए वॉल्व दिखाया हुआ, वॉल्व 4, वॉल्व 3, वॉल्व 2, वॉल्व 5, वॉल्व 1, वॉल्व 6। अब देखिए होता क्या है, ये आपका सिंपल सा, हम पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, देखिए है क्या कि ये जो है आपका क्या है, वाष्पित्र है या फिर इवापोरेटर है। ठीक है, इवापोरेटर से क्या किया, पर्टिकुलर स्पेस से उसने हीटिंग ली, और हीट लेने के बाद अमोनिया जो है कन्वर्ट हो गई किसमें, वेपर में। अब वेपर में कन्वर्ट होने के बाद इसके पास दो रास्ते हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो क्या हुई, यहाँ पर आई, जैसे आपको पहले देखिए इसकी वर्किंग देखेंगे, तो होता क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर आई, ठीक, वॉल नंबर 5 में, तो 5 में आई, यहाँ पर वाटर है। ठीक है, तो वाटर में क्या करेगा, वो मिक्स करेगा, मिक्स करने के बाद फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और इसके बाद फिर अगेन ये क्या करेगा, ये दोनों मिक्सर यहाँ जनरेटर में चले जाएगा। आप यही करते थे ना कि ऑब्जर्वर से जनरेटर में भेज देते थे। ठीक है, एब्जॉर्बर से जनरेटर में जब भेजते तो फिर वो क्या करता था कि अमोनिया को अलग कर देता था और वाटर को अलग कर देता था हीट की वजह से। फिर यहाँ से जो वाटर रहेगा वो फिर वापस आएगा, वापस कहाँ पर आएगा, वो वापस इसमें आएगा। ठीक है, एक साइकिल ये हो गई हमारी। ठीक है ना, मतलब आप देखिए
इसको अगर इस तरह से हम डैश डैश लाइन से बता रहे हैं, ठीक है। ये साइकिल कौन सी, फिर ये आपका ये बात समझ में आ गई है सबको? माइक अनम्यूट करें। ये आपकी साइकिल एक ही है, ए से, ए के थ्रू ए एज ए एब्जॉर्बर है और ये आपका जनरेटर है, ठीक। पहली साइकिल। दूसरी साइकिल क्या है कि दूसरी साइकिल ये है कि बी एज ए एब्जॉर्बर है, ठीक है, बी एज ए एब्जॉर्बर है। और उसके बाद फिर ये निकला यहाँ से, फिर यहाँ पर गया, फिर लौटने के बाद फिर क्या किया, ये यहाँ पर पहुंच गया। सॉरी, एक मिनट, जस्ट देखिए इसमें है क्या आपका, सोलर कलेक्टर में जैसे आपका एब्जॉर्बर है, ठीक है। देखिए दो एब्जॉर्बर हमने यूज की, ये बात सभी को समझ में आएगी नहीं कि एब्जॉर्बर की संख्या हमारी क्या है, दो है, एक बी है और एक ए है। ये सभी को समझ में आया? जी सर। ठीक है। और उसके बाद एक हमारा रिसीवर है, द्रवग्राही, ये रिसीवर हो गया, ठीक। और अब होता क्या है कि जो हमारा इनिशियल, जो हम पहली कंडीशन देखेंगे उसमें वॉल्व 1, वॉल्व 2 और वॉल्व 3। वॉल्व 1 कहाँ है हमारा, ये है। वॉल्व 2 कहाँ है, ये है। और वॉल्व 3 कहाँ है, ये है। हमें इन तीन को अभी फोकस करना है, ठीक है। तीन को फोकस कैसे करेंगे कि जो सबसे पहला है, जो सेपरेटर है हमारा, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, अमोनिया जो है, अमोनिया वाष्प जो है वो क्या करेगा, वो अलग हो जाएगा, अमोनिया वाष्प अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद वो कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर के बाद यहाँ पर रिसीव होगा, रिसीव के बाद इवापोरेटर में जाएगा, ठीक है। और इवापोरेटर से जब हमारा निकलेगा ये, तो हमने क्या बोला कि वॉल्व 3, वॉल्व 2 और वॉल्व 1 ये ओपन है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि सबसे पहले कि जो हमारी अमोनिया निकल रही है, ठीक है ना, संघनित्र से होकर के द्रवग्राही में एकत्रित हो जाती है। उसके पश्चात वो जो भी कूलिंग इफेक्ट हमें देना होता है वो कूलिंग इफेक्ट देती है। फिर उसके बाद से क्या होता है कि वहां से वो निकलती है। निकलने के बाद जो अवशोषक बी है, ठीक है ना, अवशोषक बी में जो शिथिल घोल होता है, मतलब जो वीक सोल्यूशन होता है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, अवशोष कर लिया जाएगा। पहले पहला ये यहाँ पर क्या होता है कि इस थ्रू एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा। सर को ये चीज क्लियर है कि सर आपकी बात आवाज समझ में नहीं आ रही आ है यहाँ रही। तक कि नहीं आ रही है, सभी को ये किसको आवाज नहीं आ रही है? सर विकास कुमार। ठीक है। तो हमारे पास देखिए है क्या क्या चीज। पहले तो सबसे पहले आप चीज ये समझिए कि आपके पास एनर्जी कौन कौन सी आ रही है, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम बना करके देखें, इसको सीधा देख लीजिए कि आप हीट इनपुट, ठीक, और हीट आउटपुट, दो ही तरह के होंगे ना, हीट इनपुट और हीट आउटपुट, और दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो हीट इनपुट का मतलब क्या है, जो जनरेटर में आप हीट दे रहे हो, जनरेटर के थ्रू आप हीट दे रहे हो ना, ये क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये टी जी, सॉरी, ये क्यू जी हो जाएगा, ठीक है ना। हीट जनरेटेड, हीट एट जनरेटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप जो इवापोरेटर में है, ठीक है, इवापोरेटर में भी क्या कर रहे हो कि जो इवापोरेटिंग स्पेस है वो सिस्टम में आप क्या कर रहे हो, स्पेस को जिसको ठंडा करना है उसकी हीट को दे रहे हो ना रेफ्रिजरेशन सिस्टम को। तो ये भी क्या होगा, हीट किसको दे रहे हो, सिस्टम को दे रहे हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू ई। ये क्लियर है सभी को? सही है ना, क्लियर है। अब उसके बाद एक चीज है कि जो आपका जो आपका कंडेंसर है, ठीक है, तो कंडेंसर में आपको क्या हो रहा है कि कंडेंसर, हीट कंप्रेसर जा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर स्क्रीन भी नहीं शो हो रही है। मेरे में स्क्रीन शो हो रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हाँ, स्क्रीन शो हो रही है, आवाज नहीं आ रही है।
सेम कंडीशन है जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, पहले देखिए, पहले चीज तो सिंपली फॉर्म में देख लीजिए कि हीट इनपुट हमने ये दिया, हीट आउटपुट ये दिया, दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया, तो क्यू कंडेंसर से जो आउटपुट हो रहा है वही जनरेटर की इनपुट होगी, वह ऑपरेटर की इनपुट होगी। इसको हमने क्या कर दिया, एंट्रोपी के टर्म्स में क्यू सी अपॉन टी सी, क्यू जी अपॉन टी जी, क्यू ई अपॉन टी ई कर लिया। उसके बाद क्यू सी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू जी प्लस क्यू ई, तो हमने यहाँ पर क्यू जी प्लस क्यू ई लिख दिया, इसको इस वाले टर्म्स को एज इट इज यहाँ उतार दिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि क्यू जी वाले को एक टर्म्स में कर लिया और क्यू ई वाले को एक तरफ कर लिया, ये कर लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, क्यू जी कॉमन ले लिया, तो 1/TC माइनस 1/TG, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्यू ई कॉमन ले लिया तो 1/TE माइनस 1/TC, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमने सीओपी के लिए आपको समझा दिया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा इवेपोरेटर में, तो क्यूई हमारा ऊपर रहेगा, क्यूजी नीचे रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्यूई डिवाइडेड बाई क्यूजी, इधर की देखिए, अब ये वाला इधर आ जाएगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 1/TC माइनस 1/TG। ठीक है, अब ये क्या था, इधर मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो, इक्वल टू 1/T माइनस 1/TC। अब इसी को आप क्या करोगे, सॉर्ट कर लोगे, सॉर्ट करने पे आपको ओवरऑल आउटपुट क्या मिलेगा, ये देखिए, ठीक है, इसको आप ओवरऑल आउटपुट देखोगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म करोगे, TC TG कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, दिख रहा है ये सभी को, विजिबल है ना। यस सर। ठीक, तो यहाँ पर जब इसको आप करोगे, इसको सॉर्ट करोगे, सॉर्ट फॉर्म में क्या आपका आ जाएगा कि क्यू ई अपॉन क्यू जी की वैल्यू जो आएगी, इसको शॉर्ट करोगे, जैसे इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पर टीसी टीजी को टीजी माइनस टीसी हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर टीसी टी हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली लास्ट में आपका आएगा इवापोरेटर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई कंडेंसर टेम्परेचर माइनस इवापोरेटर टेम्परेचर, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड विथ टीजी मतलब जनरेटर का टेम्परेचर माइनस कंडेंसर का टेम्परेचर, और डिवाइडेड बाई किससे हो जाएगा, जनरेटर का टेम्परेचर। अब इन दोनों फॉर्मूले को देखने पर एक चीज ये रियलाइज होगा कि जो आपका पहला टर्म है, ठीक है, जो आपका पहला टर्म है, जो कि आपका क्या है कि टी अपॉन टी सी माइनस टी, ये क्या होता है, ये एक रेफ्रिजरेटर का सीओपी होता है। जैसे हम बोलते नहीं है कि लोअर टेम्परेचर मतलब इवापोरेटर का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय जो आपका कंडेंसर माइनस इवापोरेटर का टेम्परेचर, तो ये आपका क्या होता है कि सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर है, और इसको आप देखेंगे तो एक हीट इंजन की इफिशिएंसी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक रेफ्रिजरेटर की सीओपी का फॉर्मूला और मल्टीप्लाइड विद इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इसका फॉर्मूला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस तरह से सीओपी ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर विद रिस्पेक्ट टू द इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। तो पूरा आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। इसमें सोलर का आपको कंसेप्ट एक बताना है, वर्किंग, इसके अलावा ये चैप्टर कंप्लीट है। तो आप सभी जो है इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और न्यूमेरिकल्स में जो प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी को कोई और डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अभी क्लास जो यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स एक जो डिस्कस करेंगे और उसके बाद साइकोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है।
ओके सर। ठीक है, तो क्लास